ठीक है, बच्चे आ जाए तो एडमिट करते हैं। ओके। तो ये बताइए, आप लोग को लास्ट क्लास में क्या हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व पढ़ाया था क्या? किसी को याद है लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व पढ़ाया गया था क्या? अगर बता दे तो सही है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, क्या हमने उसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? ठीक है, फिर टॉपिक लिखिएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ओके, तो आज का टॉपिक रहेगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ओके, एक मिनट। यहाँ का व्यू आपका यहाँ तक बनेगा, है ना? ओके, ठीक है। सो टॉपिक लिखिएगा एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व। ठीक है, दो कर्व के बीच का एंगल, बराबर। तो इसे हम कैसे देखेंगे? सपोज वी हैव ए कर्व, एक कर्व हमारे पास C1 हो गया, दूसरा कर्व हमारा C2 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल निकालना है हमें, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ना, पहले उनका क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर एंगल, उनके जो बीच का जो एंगल है वो तो आप फाइंड आउट नहीं बता सकते। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन निकाला, तो विथ रिस्पेक्ट टू C2 हमने इस पे टेंजेंट बना दिया। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू C2 हमने क्या किया, इस पे टेंजेंट बना दिया। विथ रिस्पेक्ट टू C1 इस पे भी हमने एक टेंजेंट बनाया उसी पॉइंट पे, है कि नहीं? तो ये एंगल थीटा है, बराबर। तो इसका मतलब दो कर्व के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो तुम्हारा दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल हो रहा है वो, मतलब वो आप कर लो, मतलब फाइंड आउट। तो फिर हमारा एंगल बिटवीन टू कर्व फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सो एंगल बिटवीन टू कर्व is equals to angle between is equal to angle between their tangent at the point of intersection। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उस पे अगर आपने टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल लिया, तो फिर आप मतलब उन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकाल लोगे। तो सपोज थीटा हमारा यहाँ पे एक्यूट है, और विथ रिस्पेक्ट टू C1 C2
एक टेंजेंट है, तो इसकी स्लोप हमने ले लिया m2। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू m1 c1 जो हमने टेंजेंट बनाया उसकी स्लोप हमने क्या लिया, m1 ले लिया। ओके, सो अब क्या आ गया, अब आपके पास दो लाइन जो है उनके बीच का एंगल, तो वो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। क्या था फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ भी हमें वही करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू हमने क्या किया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिख दिया। एक स्पेशल केस, अगर m1 m2 की वैल्यू अगर -1 आ जाए, अगर आ गया, ठीक है ना, देन एंगल बिटवीन टू कर्व इज 90 डिग्री। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री, है ना। and it is called ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब कर्व को आप क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व, है ना। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे? ऑर्थोगोनल कर्व, है ना। ये एक स्पेशल टर्म है। तो ऑर्थोगोनल कर्व मतलब उनके बीच के एंगल के क्या, उनके बीच का जो एंगल है वो क्या बनेगा? 90 डिग्री बन जाएगा, बराबर। बस यही छोटी सी कॉन्सेप्ट है, ये आप कॉपी कर लें। तो लिखिएगा प्रॉब्लम, फाइंड द एंगल बिटवीन y is equals to a raised to x and y is equals to b raised to x, है ना। y is equals to a raised to x and y is equals to b raised to x, इसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है ना। सो ये आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये तो हो गया कि ना इनका इंटरसेक्शन क्या होगा जब x की वैल्यू 0 रहेगी, है ना। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा हमारा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 0,1, ठीक है, 0,1 पे इंटरसेक्ट करेगा। सो अभी हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। ओके, सो अगर आपने इसे डिफरेंशिएशन किया dy अपॉन dx कितना देगा? a रेज टू x इंटू ln a। ओके, और साथ ही में आप क्या करोगे? dy बाई dx उस पॉइंट पे पुट कर देना। पॉइंट क्या है हमारे पास? 0,1। So I'm substituting the value of x, that is means 0. So we have a raised to 0, that is 1. So this will become ln a. Similarly, अगर आपने सेकंड कर्व की डिफरेंशिएशन किया, then we get b raised to x into ln b. Okay, b raised to x into ln b, and then again substituting 0,1 point. So we have
एल एन बी, ठीक है। तो इसे आप मान लो M1, इसे आप मान लो M2, ठीक है। तो फिर एंगल क्या आ जाएगा? सो देन वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln a माइनस ln b अपॉन 1 प्लस ln a मल्टीप्लाइड बाई ln b। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो फिर एंगल क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ, अब जो आया हमारे पास, सो आई एम राइटिंग ln, अच्छा इसे आप क्या लिख सकते हो ln के फॉर्म में, log के a अपॉन b अपॉन 1 प्लस, इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, सेम ही रखना है इसे। सो ये हमारा आंसर हो गया, बराबर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ln a अपॉन b अपॉन 1 प्लस ln a इंटू ln b, ठीक है। तो किसी को डाउट है यहाँ पे? बताओ, एनी डाउट? चलिए ठीक है, कॉपी कर लें। Next, find the angle between the curve y is equals to e raised to minus x by 2 and y is equals to x square, ठीक है। Let the problem find the angle between the curve y is equals to e raised to x by 2 and y square, अच्छा नहीं, y square is equals to 4x दिया हुआ है, सॉरी, y square is equals to 4x, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहाँ पे ये है कि ना आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में काफी दिक्कत आएगी। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, काफी दिक्कत होने वाली है, बराबर, और सॉल्व होगा भी नहीं, ठीक है। सो सपोज हमने मान लिया अगर इन दोनों की जो इंटरसेक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रहा है? x1 y1, या फिर अल्फा बीटा ले लेते हैं ना। सपोज हमने मान लिया दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? अल्फा कॉमा बीटा पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करके इसकी स्लोप निकाल लेंगे। सो वी हैव dy अपॉन dx, दैट इज कितना बन जाएगा? माइनस हाफ इंटू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू, है ना, माइनस हाफ इंटू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। फिर आपने क्या किया? dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। सो दिस विल गिव यू माइनस हाफ, अच्छा इसके जगह ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू की जगह क्या आप लिख सकते हो? y, है ना। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट इट एज y। सो y लिखने के बाद क्या लिख दोगे? माइनस ऑफ बीटा अपॉन टू, ठीक है, माइनस ऑफ बीटा अपॉन टू आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट अगर इस कर्व की बात करें तो फिर से अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो देन वी हैव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, है ना। 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? इट विल बी कमिंग 2 अपॉन y, है ना, 2 अपॉन y आ गया। अभी हमें क्या करना है? dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। सो dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या बनने वाला है? ये बन जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन बीटा, है ना, 2 अपॉन बीटा, ओके। अच्छा तो सपोज फर्स्ट वाले को हमने दिया m1, दूसरे वाले को हमने
इसकी स्लोप दे दिया m2, है कि? सो अगर आप m1 m2 फाइंड आउट करो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ रहा था? माइनस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 2 अपॉन बीटा, दैट इज -1। सो अगर m1 m2 -1 आ गया, इसका मतलब इनके बीच के जो एंगल हो गए, वो एंगल आप क्या लिख दोगे? 90 डिग्री, है ना? वो एंगल आप क्या लिख दोगे? 90 डिग्री, बराबर। वो एंगल आप क्या लिखोगे? 90 डिग्री आप एंगल लिख दोगे, ठीक है ना? ओके, क्योंकि इसका मतलब दोनों कर्व क्या हो गया? वी कैन से दैट दिस कर्व आर ऑर्थोगोनल कर्व, है ना? या फिर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, बराबर। देखो काफी सिंपल है ना? काफी सिंपल टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट ये बता रहा है इफ द कर्व ay plus x square is equals to 7, if the curve ay plus x square is equals to 7 and y is equals to x cube, intersect orthogonally ठीक है, intersect orthogonally at 1,1 at 1,1 find a या find the values of a, ठीक है, find the value or values of a। अगर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है 1,1 पे ऑर्थोगोनली, तो हमें क्या निकालना है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो ये तो बिना सॉल्व किए ही आ जाएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर 1,1 इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1,1 जो है ये इस कर्व को 100% सेटिस्फाई करेगा। मतलब 1,1 इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। सो अगर लाई करेगा तो फिर आप क्या लिख सकते हो? a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। देखो यहाँ से सिंपल आ गया, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 6, है ना? सो ऑर्थोगोनल कॉन्सेप्ट लगाए आप a की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या आ गया? a इज इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारे पास? a की वैल्यू 6 आ गई। ओके, ठीक है, तो ये तो सिंपल था। इसी के तरह और एक देख लो। ये बता रहा है इफ द कर्व की इक्वेशन
बताया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। एक वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 16x बता रहा है, y cube is equals to 16x, cut orthogonally, then find a। अगर दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। a की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया होगा, तो इसे अभी इरेज करते हैं। अब देखिए, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब कंडीशन क्या लगने वाला है, m1 m2 की वैल्यू -1 है ना, m1 m2 की वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे -1। सो दैट इम्प्लाइज आप ये कर सकते हो, एक का डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, ऊपर वाले का सपोज फर्स्ट कर्व का हमने डिफरेंशिएशन किया, सो डिफरेंशिएशन यहाँ बता रहे हैं आपको। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2y into dy by dx is equals to 0. Okay. Then I can write यहाँ से आप ये लिख सकते हो, this will get cancel out. So we have 1 upon 2y, देखिएगा, दिख जाएगा, 1 upon 2y into dy upon dx is equals to, this will give you minus of 2x upon a square, ठीक है। तो फिर dy by dx क्या आ गया यहाँ से, dy by dx ये हमने लिख दिया -4x अपॉन a स्क्वायर y, ठीक है ना, बराबर। तो ये तो एक स्लोप आ गया, मतलब ये आप इसे m1 एज्यूम कर लो। बात करेंगे फिर इसका y क्यूब इज इक्वल्स टू 16x की, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 16। तो फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस विल गिव यू 16 अपॉन 3y स्क्वायर, ये आ गया, बराबर, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अभी क्या पता है हमें, सपोज इसे हमने m2 दे दिया, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट मींस m1 m2 शुड बी इक्वल्स टू -1, है ना। m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो अगर -1 अगर हो रहा है तो फिर m1 की वैल्यू क्या हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, सो दैट इंप्लाइज वी हैव -4x अपॉन a स्क्वायर y मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। सो देन आई कैन राइट 64, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो वी हैव 64x अपॉन 3a स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 1, है ना, ओके। अच्छा अब देखिए आप 64x लिख लिया हमने, यहाँ पे 3a स्क्वायर लिखा, अच्छा y क्यूब है, सो क्या आप y क्यूब की जगह लिख सकते हो 16x, है ना।
क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे कर्व लाई करेगा, कर्व के ऊपर, तो यहाँ पे 16h लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 लिखो। सो इससे क्या हो गया, x6 कैंसिल आउट हो गया, फिर वही 16 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 16 into 4 दैट इज 64। तो फिर हमारे पास वैल्यू आ गई 4/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो दैट इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आएगी, ±2/√3। ठीक है, ±2/√3। ओके, तो देखो काफी सिंपल प्रॉब्लम था, है ना, बस ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट लगाना था और आंसर आपके सामने है। हमने कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सिंपल ही लगाया है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ स्पेस बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द कोसाइन ऑफ द angle of intersection of two curves fx is equals to x raised to 2x minus 1 and gx is equals to 2 raised to x into ln x। ठीक है, मतलब जो एंगल आएगा उसका आप क्या निकालोगे, कोसाइन। कोसाइन मीन्स मतलब कॉस निकाल दोगे, जो भी एंगल आएगा, थीटा थीटा आया तो फिर आप क्या करोगे वहां पे कॉस थीटा फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अच्छा पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं ना। पहले हम लोग क्या बात करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, अगर आपने यहाँ पे x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो देन वी गेट fy की fx की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। अगर आपने 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो ये मतलब तभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,0। ठीक है, ये हमने देख कर ही बता दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनना है, 1,0। चलिए, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जा रहा है तो हमें क्या करना है, अभी स्लोप निकालनी है, मतलब m1 m2 निकालना है। सो इसके लिए डिफरेंशिएशन, सो सपोज अगर आपने f' की डिफरेंशिएशन की, सो f' की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x raised to 2x है, सो दैट मींस कुछ ऐसा बनेगा ddx ऑफ x raised to 2x, है ना, ये हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। सो इसे हम एज्यूम करेंगे v। ठीक है, इसे हम लिखेंगे ddx ऑफ v। ओके, सो वेयर v इज, जहां पे हमने v एज्यूम किया है x raised to 2x। ओके, v हमने क्या एज्यूम किया है, x raised to 2x। So then we have to take the log on both side। घटिया मार्क कर एक मिनट रुकना।
सो अगर आपने log लिया, so then I can write ln v is equals to 2x into ln x. ठीक है, 2x into ln x. So now differentiating both sides with respect to x, so we have 1 upon v into dv upon dx is equals to 2 constant रहा, फिर हो गया यहाँ पे x into 1 upon x that is 1 plus ln x. ठीक है, सो हमारे पास dv upon dx क्या आ रहा है? सो dv upon dx this is equals to v. v means v का मतलब क्या था? x की पावर 2x, so we have x raised to 2x, then we get 2 है, so क्यों ना इसे ऐसे लिखा जाए 2x into then I can write 1 plus ln x. ठीक है, 1 plus ln x इतना आ गया, बराबर. सो f डैश x है ना, सो ये तो हमारा dv अपॉन dx आ गया. फिर क्या निकालना है? m1. अगर स्लोप हमने m1 लिया सपोज, तो m1 दैट इज f डैश 1 बनेगा, है ना, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो अगर आपने x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो देन वी गेट 2, बराबर, बिकॉज 1 रेज टू 2 दैट इज 1 एंड ln 1 क्या बन जाएगा? 0. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 आ गया. ये तो हो गया m1. ओके, ये क्या आ गया हमारे पास? m1 की वैल्यू आ गई 2. अब बात करेंगे हम लोग g डैश x की डिफरेंशिएशन. सो g डैश x की डिफरेंशिएशन क्या होगा? यही सोच रहे होगे ना, 2 रेज टू x इंटू 1 अपॉन x है ना, प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू x इंटू ln 2. ओके, नेक्स्ट हमने x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो 1 सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ जाएगा? सो वी हैव 2 प्लस बाकी ये बन जाएगा ln 1 दैट इज 0. सो आंसर आ गया हमारे पास 2. ठीक है, सो m2 भी हमारा 2 आया. सो अगर m2 2 आया, m1 2 आया, इसका मतलब क्या हो गया? tan थीटा क्या बन जाएगा? 0 बनेगा, बिकॉज m1 m2 इक्वल है ना. सो देन आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना. तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 बन गया. मतलब कर्व का कुछ, अगर एक कर्व ऐसा है एक कर्व ऐसा है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा दोनों को टच करके निकल रहा होगा. ठीक है, 1,0 पे दो जो आपको टेंजेंट बन रहा है वो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है ना. तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0. सो अगर tan थीटा 0 आ गया, सो दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 0. तो थीटा अगर 0 आ रहा है दैट इज 0 डिग्री, सो वी हैव cos थीटा, cos ये क्या बन जाएगा? cos 0 इज 1. ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर. ठीक है, तो इसे लिख लो फटाफट अब. कहीं किसी को डाउट है क्या? बताओ. ठीक है, ये हो गया होगा आपका. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेंजेंट नॉर्मल. हाँ, टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट हो गया. ये भी लास्ट टॉपिक था. ओके,
Okay. तो नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट, दैट इज डेरिवेटिव एज अ रेट चेंज ठीक है, कॉमा इसी के साथ आपको और एक चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, डेरिवेटिव एज अ रेट चेंज, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है। रेट ऑफ चेंज कर लो, रेट ऑफ चेंज, ओके, डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। काफी सिंपल टॉपिक है, बराबर, काफी सिंपल टॉपिक है, तो ये हमें स्टडी करनी है, बराबर। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर और रेट ऑफ चेंज। सो ये आपने स्टडी भी किया होगा फिजिक्स में। सो डीवाई का मतलब क्या होता है, एक तरह से का मतलब आप देखो, सो इट इज, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो अगर आपके सामने कोई एस डी एस अपॉन डी टी लिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस, है ना। अच्छा, एस को हमने कुछ भी दे दिया, एस विथ रिस्पेक्ट टू ई, है ना, बराबर। और एस को सपोज अगर हमने क्या दिया, आपको डिस्टेंस दे दिया या डिस्प्लेसमेंट दे दिया, है ना, और टी को हमने टाइम से डिनोट कर लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। सो ऐसा मतलब ऐसा आप लोग ने मतलब पढ़ा होगा, है कि नहीं, वेलोसिटी, फिर आप एक्सीलरेशन पढ़े होगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो यही सब हमें स्टडी करनी है, चलिए। तो इसका खास थ्योरी कुछ है नहीं, बस यही थ्योरी है, ओके। तो बाकी और इसमें कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे, जो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जैसे कोन का हो गया, है ना, कोन की सरफेस एरिया, ये सब। अब बाकी आपको, ठीक है, क्यूब का देख लो, क्यूब की अगर हम बात करेंगे, चलो एक टेबल बनाते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा आपको सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, दूसरा वॉल्यूम, तो पहला लिखेंगे क्यूब। सो क्यूब की सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाता है तुम्हारा 6a², है ना, वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या बन जाएगा, a क्यूब, ठीक है। उसी तरह कोन की बात करेंगे, कोन में राइट एंगल्ड कोन की बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, राइट एंगल्ड कोन, राइट एंगल कोन की हम लोग बात करेंगे। सो राइट एंगल कोन में क्या होगा, एक सरफेस एरिया तो नीचे वाला रहेगा, एक क्या होता है ऊपर वाली, मतलब कर्व सरफेस एरिया, और एक तुम्हारा नीचे का सर्कल। सो सर्कल की एरिया क्या बन जाएगी, सरफेस एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये क्या बनता है हमारा, ये बन जाता है पाई आर एल, ओके, वेयर एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम क्या बन जाएगी, वॉल्यूम यहाँ बन जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये बन गया हमारा वॉल्यूम, ओके। फिर हम बात करेंगे
राइट सर्कुलर, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होगा, एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया रहेगा, तो ये क्या बनता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसे देखने में रहेगा, है ना, ऐसा कुछ रहेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। जैसे मार्कर दिख रहा है, मार्कर हो गया ना हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो इसकी देख रहे होगा, दो सर्किल होगा, दो सर्किल अगर है तो इसकी सरफेस एरिया क्या आ जाएगी, अगर इसे आप काउंट करो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर एच, ऐसा, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ जाएगी इसकी, वॉल्यूम आती है इसकी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, कोण में हमने 1/3 नहीं लगाया ना, सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके अब सही है। कोण की वॉल्यूम क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें। बाकी बात करेंगे स्फीयर की, ठीक है। तो स्फीयर में क्या हो जाएगा, ये तो सरफेस एरिया बन जाएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और वॉल्यूम क्या बन जाती है स्फीयर की 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये आ गया आपका स्फीयर, है ना। सो इसे आप देख लें, और मैक्सिमम पता ही होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम को पता ही होगा। ठीक है, so the problem, so एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इफ द डिस्टेंस traveled by a particle is given by S is equal to 2 cos 2t minus 3 sin t। Find its acceleration at t is equals to 2 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस दिया गया, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, जब टाइम हमारा क्या है 2 सेकेंड बता रहा है, और t जो है ये आपका है, ये आपका मतलब टाइम है इन सेकेंड, सेकेंड में टाइम दिया गया है। तो ये तो आप ही लोग बता दोगे, है ना। चलो इसका आंसर बताओ। ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों ने पहले ही भी मतलब कर रखा होगा।